हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की NCERT का लेसन नंबर 10 प्रकाश, जिसमें हम लोग प्रावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे हैं और उसका पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रावर्तन देख लिया था और प्रावर्तन के बाद में हमने थोड़ा सा दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, ठीक। और हमने सीख लिया दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता था अवतल दर्पण, एक होता था उत्तल दर्पण, ठीक। अच्छा, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो पहले से एक बार थोड़ा सा मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में तुम लोगों को कुछ बातें और बता दूं, उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल आपको समझाया था कि अवतल दर्पण ये होता है जिसके उभरे भाग पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, और अंदर दसा हुआ भाग किसका काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, ठीक। और उत्तल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण वो होता है जिसके अंदर दसे भाग पे पॉलिश कर दी जाती है और उभरा हुआ भाग किसका काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए हम लोग प्रकाश किरणें लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, प्रकाश किरणें। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये प्रकाश ये तो क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष होगा। तो पहले हम लोग शब्दावली पढ़ लेते हैं, शब्दावली क्या क्या होती है, ठीक है इसकी। तो पहले एक बार शब्दावली पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद में कुछ बातें और कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 होता है द्वारक। बोलो क्या होता है, द्वारक। देखो द्वारक क्या होता है, ये देख लीजिए आपके पास, ये कौन, आपके पास एक अवतल दर्पण है जिसपे हम लोगों ने, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके उभरे भाग पे क्या कर दी जाती है, पॉलिश, वो क्या कहलाता है, आपका अवतल दर्पण, ठीक। अब द्वारक मतलब द्वार, मतलब कहां कहां प्रकाश किरणें आपतित हो सकती है। तो बताओ प्रकाश किरणें यहां से लेकर यहां तक आपतित हो सकती हैं, बात समझ में आ गई आपको। तो द्वारक क्या होगा, दर्पण का वह भाग जहां प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, वो पूरा भाग क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो द्वारक को हम लोग क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे दर्पण का वह भाग जहां प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, जहां प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पूरा द्वारक कहलाएगा। और आपको बता दूं मैं, द्वारक को हम लोग किसे दिखा रखे हैं, MM' से। तो आप लोग ब्रैकेट में लिख देना इसको, कौन, MM', ठीक, ओके। फिर नंबर 2 पर द्वारक पता लग गया, ये पूरा भाग जहां प्रकाश किरणें आती है वो पूरा भाग क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। या जो वक्रीय भाग तुम लोग को दिख रहा है ना, ये वक्रीय भाग कौन कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, ठीक। अच्छा, नंबर दो होता है ध्रुव। नंबर 2 क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको पी से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, पी से। तो आपको बता दूं मैं, द्वारक का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो ये जो द्वारक है पूरा ऐसा का ऐसा, इसका जो मिड पॉइंट आएगा, कौन सा बिंदु, ये मध्य बिंदु, वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ये रहा। और ध्रुव को हम लोग किसे दिखाते हैं, पोल से। तो इसी परिभाषा लिख लेते हैं, क्या, द्वारक का मध्य बिंदु, बोलो क्या, द्वारक का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव P कहलाता है, ओके। तो द्वारक है ना, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक। फिर आगे नंबर 3 लेते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र। और आपको बता दूं, वक्रता केंद्र को हम ना C से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, C से। तो देखो वक्रता केंद्र क्या होगा, आपको पता है हम लोग जब दर्पण बना रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि दर्पण जो होता है वो किसी ना किसी कटे हुए गोले का भाग होता है। तो मान लीजिए ये गोला था हमारे पास, ठीक है, इसको हमने यहां से काटा था, तभी हमारे पास क्या बना, दर्पण बना था। अरे हाँ ना, इसके बाहर भाग पे हमने पॉलिश कर दी थी या अंदर वाले भाग पे, लेकिन ये था किसका, कटे हुए गोले का भाग था। तो आप मेरे को बताओ, जिस गोले का कटा हुआ भाग था उसका जो केंद्र होगा ना, वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, क्या, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है,
उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। हर एक बातें मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आप जीरो से स्टार्ट चलिए। बताओ क्या इस गोले का, जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और उसको अपन किससे दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे। ठीक, फिर नंबर 4 वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। किसे कहते हैं? कैपिटल आर से। तो बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप एक बार सोचो, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि ये वर्त है पूरा? ओके, तो जो वर्त है या जो गोला है, ये जो गोला है, इस गोले का यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? त्रिज्या के बराबर होगी। अरे हाँ ना। अब आप देखो यहां कौन सा बिंदु आता है? सर हमने ध्रुव लिखा था। यहां कौन है? सर सी है। तो बताओ किस किस के बीच की दूरी? द्वारक के ध्रुव या मतलब दर्पण के ध्रुव है वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या? हम लिखेंगे दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P एवं दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बताओ बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, कहां से कहां के बीच की दूरी? ये जो बीच का ध्रुव है, ध्रुव से लेकर केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। ठीक, फिर नंबर 5 मुख्य अक्ष। बोलो कौन? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? सुनो आराम से ध्यान से। अगर मैं इस दर्पण को, जो आपके पास ध्रुव है और ये जो सी है, इस मिलाने वाली रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो जो रेखा हो ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मतलब क्या? वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, या वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लिख दीजिए इसको क्या? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव एवं ध्रुव P से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा बताओ क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, बोलो क्या? ये जो C और ये जो P इससे गुजरने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और यहां तक नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आगे चलते हैं। अगला जो हमारी शब्दावली का जो अगला टर्म है, नंबर है, वो किसका है? मुख्य फोकस, जिसको हम लोग फोकस बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, और इस फोकस बिंदु को हम ना कैपिटल F से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? कैपिटल F से दिखाते हैं। ठीक, तो देखो इसका थोड़ा सा मैं एक बार डेफिनेशन लिखाता हूं, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से। परिभाषा क्या होगी वो लिखते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं
अथवा प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं, फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है सर, ये डेफिनेशन को समझ में नहीं आई हमें, ऐसा कैसा लिख दिया आपने? चिंता ना करें, सब समझ में आएगा, केवल आप पढ़ो एक बार ध्यान से। क्या मैंने कहा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो प्रतिच्छेद तो किसमें गिरेगी? अवतल दर्पण में। एवं अथवा प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, हमें आभास होगा, वो कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो जो बिंदु है वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। अब देखो मैंने यहाँ पे दो वर्ड काम में लिए हैं। क्या? कि समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में तो मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी और उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी, ऐसे लिखा है मैंने। इसका मतलब कि हमें यहाँ तो अवतल दर्पण में वास्तव में प्रतिच्छेद करती है और उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती है केवल प्रतीत होगी, हमें आभास होगा, हमें वास्तविक में प्रतिच्छेद करेगी नहीं, हमें केवल प्रतीत होगा ऐसा। ठीक, तो वो जो बिंदु है ना जहां प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। अच्छा, इसका मतलब समझ लो आप अभी का, थोड़ा समझते हैं अपन इसके बारे में। क्या? चलो थोड़ा डिटेल में देख ही लेते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आराम से देखिए। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये लीजिए अवतल दर्पण। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप इसको। ठीक, ये कौन? ध्रुव पोल। ये कौन? केंद्र सी। और इससे गुजरने वाली रेखा कौन? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। कैसे है अवतल दर्पण? सर हमने उभरे भाग पर पॉलिश की है, अंदर दशा भाग परावर्तक पुरुष का काम कर रहा है। ओके, अब आप क्या करेंगे? हमें क्या करना है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतन करानी है। तो ये रहा मुख्य अक्ष और इसके समांतर किरणें आपतित कराते हैं। ये लीजिए, क्या हमने आपतित किरण ली मुख्य अक्ष के समांतर? अब ये यहां पर देखो आगे नहीं जाएगी। आगे क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दर्पण पे हमने पॉलिश कर रखी है, ये कांच पे हमने क्या कर रखी है? पॉलिश कर रखी है, अवतल दर्पण तो किरण टकराकर वापस इसी माध्यम में आएगी। तो आपने देखा था, मैंने आपको सब परावर्तन समझाया था, तुम लोग क्या बताया था मैंने कि आपके पास एक चिकनी सतह होगी और उसके एक तरफ क्या कर रखी है? आपने पॉलिश कर रखी होगी। ठीक है, प्रकाश किरण आएगी, यहां टकराएगी और जहां आती है वहां कौन होता है आपके पास? अभिलंब होता है। ये जितना कोण अभिलंब से बनाती है उतने उतने कोण से वापस ली जाती है, अभिलंब के साथ उतना का उतना कोण बनाकर। अरे हाँ या ना? तो अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये परावर्तन हो रहा है? सर हो रहा है। ये कौन है? अभिलंब। अभिलंब, लंब मतलब 90 डिग्री की रेखा। क्या ये पृष्ठ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है? यस। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो रेखा कौन कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो आप मेरे को बताओ, क्या किरण आ गई? सर आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है? अभिलंब बनाना है। अब देखो, ये तो समतल पे अभिलंब बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये तो वक्रीय भाग है। क्या ये गोले का भाग था एक? यस। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये कौन था? एक गोले का भाग। ये लीजिए गोला। आप मेरे को बताओ, मुझे अभिलंब कहाँ बनाना है? यहाँ पे, मतलब इस बिंदु में मेरे को अभिलंब बनाना है। तो आप मेरे को बताइए, यहाँ अभिलंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री रेखा, शायद आप जानते होंगे इस गोले का केंद्र यहाँ पे होगा सी। ठीक, अब गोले के अंदर सी से ये दूरी देखो, शायद आप जानते हो त्रिज्या होती है। अरे हाँ या ना? अब आप बताइए मेरे को ध्यान से, अगर मैं इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचूं और इसको यहाँ से केंद्र को इस बिंदु पे मिलाऊं, क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा? यस सर। इसका मतलब ये हो गया क्या कि परिधि पर कोई अगर बिंदु स्थित हो और केंद्र से रेखा गुजार दी जाए तो वहां पे कितना डिग्री का कोण बनता है? सर 90 डिग्री का कोण बनता है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब ये हुआ क्या कि देखो, क्या ये जो भाग है एक प्रकार से परिधि है? सर है। तो यहाँ हम लोग अगर केंद्र से एक रेखा लेके आए यहाँ पे तो कितना डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। मतलब ध्यान में हो गया आपको क्या कि जितने भी आपके पास गोलीय दर्पण है उनका विलंब कहाँ से आएगा? सर केंद्र से जो रेखा है वो कौन होता है? विलंब होता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब आप यहाँ पे बनाते हैं विलंब। तो बताइए अभिलंब कहाँ से आएगा? सर केंद्र से आएगा। तो क्या यहाँ से केंद्र से विलंब आएगा? ओके, बना दीजिए।
ये कौन बना दिया आपने? अभिलंब बना दिया, नॉर्मल। अब आप जानते हैं अभी हमने क्या सीखा था, भीतर देखा था क्या कि ये परावर्तक पृष्ठ आपके पास, ये आपतित किरण है, ये विलंब के साथ कोण बनाती हुई आएगी, जितने कोण से आती है विलंब के साथ उतने कोण से विलंब के साथ वापस निकल जाती है। और हमने लिखा था कोण I बराबर कोण R, परावर्तन का नियम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अब आप मेरे को बताइए ये कितने कोण से आ रही है? सर ये इतने कोण से आ रही है I। तो क्या ये जो प्रकाश किरण है जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस जाएगी? बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? तो आप मेरे को बताओ ये किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ आएगी? सर अभिलंब के साथ कोण बनाती हुई जाएगी। अभिलंब ऊपर है कि नीचे? सर इधर है। तो बताओ किरण यहाँ से जाएगी कि इधर से जाएगी? सर यहाँ से जाएगी। तो बताओ प्रकाश जाने वाली किरण कहाँ से आएगी? यहाँ से। जितने कोण से उतने कोण से जाएगी। क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा? सर बराबर होगा। तो मैंने कहा कि जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है वो जो बिंदु वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। समझ में आ गया आपको? और ये जो फोकस आपको शायद दिख रहा है क्या? सर ये जो फोकस है ना वो P और C के बीच में आ रहा है। फोकस कहाँ आ रहा है? P और C के बीच में आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो आपको बता दूं मैं, यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी, वो होती है फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। क्या क्या किरण वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे? कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल में प्रतीत होती हैं। प्रतीत कैसे होंगी वो भी समझ लो आप ध्यान से। चलो प्रतीत कैसे होंगी वो समझते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण। तो देखो ध्यान से, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु कौन सा होता है? अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अब किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण की। बना लीजिए उत्तल दर्पण। क्या उत्तल दर्पण ऐसा होता है? सर वैसा होता है। क्यों? कि अंदर दशे भाग में पॉलिश करेंगे। ओके, अब ये लीजिए, ये दर्पण का कौन? ध्रुव है। ये लीजिए, यहां से आप मुख्य अक्ष बना दीजिए। बताओ इस दर्पण का जो केंद्र आएगा वो किस तरफ आएगा? इस तरफ या इस तरफ? सर गोला ऐसे है, तो बताओ इसका केंद्र इस तरफ आएगा, तो यहां कौन होगा आपके पास? C। ठीक। अब आप मेरे को बताइए, अब हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित करते हैं। बोल रहा है ना समांतर, तो लेके आओ समांतर किरण। ये लीजिए किरण लेके आया। अब आप मेरे को बताइए थोड़ा ध्यान से सोच समझ के, यहां अभिलंब बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? अभिलंब। तो बताओ अभिलंब क्या होता है? केंद्र से गुजरने वाली रेखा। तो ये केंद्र गुजरने वाली रेखा बना दो। ये कौन होगा आपके पास? अभिलंब होगा। ये लीजिए अभिलंब। अब आपको मैंने क्या बताया कि बताओ ये कितने कोण से आ रही है? I कोण से आ रही है। तो जब जितने कोण से ये आती है उतने कोण से जाती है। बताओ ये किरण नीचे की तरफ जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी? सर ये ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे। बताओ अरे हाँ या ना? ये आ रही है टकरा कर इसी माध्यम में जाएगी, तो ऊपर से कि नीचे से? सर विलंब के साथ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ। तो ये जो किरण आ रही है ना वो कैसे जाएगी? जितने कोण से आ रही है उतने कोण से ऐसे जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये कौन सा कोण? R। अब आप एक बात बताइए, ये आगे तो कहीं ये आगे जा रही है। अब आप इसको थोड़ा डैश 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 से आगे बढ़ा दो। डैश डैश से जब अपन आगे बढ़ाएंगे इसको, तो बताओ ये कहाँ काटेगी? इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी। तो जहां काटेगी वहां पे कौन बनेगा? फोकस। तो आपको समझ में आ गया होगा। बोलो क्या? यहां तो फोकस वास्तव में बनता है और इसका फोकस क्या होता है? आभासी होता है। तो बताओ हमें पता लग गया। क्या पता लग गया? हमें पता लग गया कि अवतल दर्पण का फोकस, बोलो क्या? अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, बोलो क्या वास्तव में प्राप्त हो रहा है? वास्तव में काट रही है। जहां वास्तव में काटती है वो वास्तविक होती है। तो अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। जबकि ये दर्पण कौन सा था? उत्तल दर्पण। और क्या वास्तव में किरण काट रही थी? नहीं सर, हमने जबरदस्ती इसको बढ़ाया पीछे की तरफ, तब जाके काट रही थी। तो बताओ उत्तल दर्पण का फोकस कैसा है? आभासी है। तो वो लिखेंगे अपन उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस बताओ कैसा होता है? आभासी होता है। ये तो हमने केवल एक एक किरण लेके देखी थी। अब हम और किरण लेके आएंगे तो क्या होगा? सर वो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। चलो लाके देख लो, लेके आओ एक किरण और लेके आओ। मान लीजिए दूसरी किरण मैं नीचे से लेके आ रहा हूं, इधर से ऐसे, ये लेके आया। बताओ ये किरण किधर? ये किरण आ गई यहां पे जहां आती है वहां पे आपको केंद्र से विलंब बनाना है। तो बताओ इसका विलंब कहां से आएगा? सर यहां से आएगा। ये लीजिए विलंब।
अब ये किरण कितना कोण बना रही है, आप आई कोण बना रही है, तो बताओ ये अभिलंब के साथ वापस लौटेगी, तो बताओ किधर से गुजरेगी, ये इधर से, बोलो हाँ या ना। और जितने कोण से इतने कोण वापस जाएगी, समझ में आ गया होगा आपको, तो इस तरफ जाएगी। तो आप मेरे को बताइए क्या ये यहाँ पे काट रही है, अच्छा काटेगी भी, क्यों काटेगी, क्योंकि समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है। एक गुणधर्म और समझ में आ गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ से जाती है, फोकस से गुजरती है, समझ गया। इधर ये कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण। एक किरण और लेके आओ यहाँ पे, चलो लेके आ दो एक किरण और, ये रहा। मान लीजिए मैं एक किरण लेके आता हूँ, ये वाली नीचे लेके आता हूँ इसमें, बताओ ये किरण लेके आए यहाँ पे, आपतन बिंदु इसका ये है, तो बताओ यहाँ पे क्या बनाया, अभिलंब। अभिलंब कहाँ से आता है, केंद्र से, केंद्र से ये रहा, अभिलंब बना दो यहाँ पे, बनाओ अभिलंब। ठीक, कितने कोण बना रहा है, आई कोण। अब आपको पता है जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस जाएगी उसी माध्यम में, तो बताओ जाने वाली किरण ऊपर से कि नीचे से, सर नीचे से जाएगी इस तरफ, ऐसे, हाँ या ना। अब ये आगे तो कहीं नहीं काटेगी, इसको काम बढ़ाते पीछे, पीछे बताओ ये कहाँ काटेगी, फोकस पे काटेगी। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो हमें पता लग गया कि उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, आभासी, क्योंकि हम लोग जबरदस्ती काट रहे हैं, और अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक, क्योंकि अपने आप वास्तव में कट रही है। समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी विशेष बात, क्या, एक बात बताओ, क्या ये जो उत्तल दर्पण था ये किरणों को आने के बाद ऐसे फैला रहा है, देखो ध्यान से, अरे हाँ या ना। और ये अवतल दर्पण किरणों को आने के बाद में एक जगह केंद्रित कर रहा है, यस और नो। इस केंद्रित करने को बोलते हैं अभिसरण, क्या बोलते हैं, अभिसरण, और इसको बोलते हैं अपसरण। तो इस लेंस का, इस दर्पण का नाम हो जाता है अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अभिसारी। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। और इस लेंस का नाम, इस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण। ठीक है, तो अपन नाम लिख देंगे। उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण का नाम क्या होता है, अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण क्यों नाम बोला इसका, क्योंकि ये आने वाली प्रकाश किरणों क्या करता है, केंद्रित करता है। और कहां केंद्रित करता है, फोकस पर केंद्रित करता है। जबकि इस दर्पण का क्या नाम बोलेंगे, सर इस दर्पण का नाम बोलेंगे अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, बोलो अपसारी दर्पण क्यों करेगा, क्योंकि ये आने वाली किरणों को अपसारित करता है, फैलाता है। ठीक, तो हमें समझ में आ गया क्या, कि उत्तल दर्पण जो, सॉरी अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस वास्तविक होता है, और वो जो वास्तविक दर्पण है और किरणों क्या करता है, ये एक जगह केंद्रित करता है, मर्ज करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, अभिसारी दर्पण। और जो उत्तल दर्पण है वो आने वाली किरणों को फैलाता है, और इसका फोकस क्या होता है, आभासी होता है, वास्तव में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है ना। ओके, तो याद रखेंगे ये बातें। एक बार आप लोग यहाँ तक नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब हम सबका कंक्लूजन एक जगह निकाल लेते हैं, एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग जिसमें सब कुछ पता लग जाए। ठीक है, बताओ क्या क्या। पहले हम लोग इधर बनाते हैं अवतल दर्पण, इधर बनाते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे बनेगा, ऐसा, सर ये अवतल दर्पण है, अगर इसके इस उभरे भाग पे क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और उत्तल क्या होगा, सर उत्तल दर्पण वो होता है जिसके अंदर जैसे भाग में पॉलिश कर दी जाए, मतलब ये से अंदर जैसे भाग में क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, ओके। फिर आपको पता है ये पूरा का पूरा भाग, वक्रीय भाग जो है जहां प्रकाश किरणें आती हैं, वो कौन कहलाता है, द्वारक कहलाता है, एम डैश। ये कौन है, द्वारक एम डैश। ठीक है, और फिर आप जानते हैं इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पी। यहां इसका ध्रुव बीच में ये आ जाएगा। ठीक, अब ये दर्पण जो है वो किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है, कुछ इस प्रकार से ऐसे कटे हुए गोले का भाग होगा शायद। तो इस गोले का जो केंद्र बना होगा वो केंद्र क्या कहलाता है, सी कहलाता है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये कौन से गोले कटा हुआ भाग होगा, सर इस प्रकार से किसी गोले कटा हुआ भाग होगा, तो इसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र सी कहलाएगा। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर हमने कहा कि इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन दोनों से जो गुजरने वाली रेखा होती है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये लीजिए मुख्य अक्ष, बताओ इसका मुख्य अक्ष ये। ठीक, अब
आपको पता है, आपको क्या पता है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। फिर हमने क्या किया, हमने कोई प्रकाश किरण ली जिसका मैंने समांतर आपतन कराया। क्या कराया? समांतर आपतन। जब समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपको पता है ये आपतन बिंदु है। जहां आपतन बिंदु होता है वहां पर अभिलंब बनाएंगे। तो हमने क्या बनाया? अभिलंब बनाया। हमने क्या बनाया? अभिलंब। और आप जानते हैं अभिलंब के साथ जितने कोण से प्रकाश किरण आती है उतने कोण से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो बताओ प्रकाश किरण यहां से आएगी तो ये यहां से आएगी, प्रकाश किरण इस जगह से आएगी। और आपको पता है जहां प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। तो ये कौन होगा आपके पास? फोकस बिंदु। और आपको दिख रहा होगा जो फोकस बिंदु है वो बिल्कुल बीच में है। किस किस के? पी और सी के बीच में है। तो आपको बता दूं मैं, यहां से यहां तक की जो दूरी है, कहां से कहां तक की? फोकस से लेकर ध्रुव की, वो दूरी होती है फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी। और ये दूरी कितनी है? आर। अब आप मेरे को बताओ, मतलब जितनी दूरी है उतनी दूरी ये, इसका मतलब ये हो गया कि जो आर है ना वो आर ये प्लस ये के बराबर है। मतलब किस किस के बराबर है? एफ प्लस एफ के बराबर है। मतलब जो आर का मान आएगा वो कितना आएगा? 2f आएगा। ये भी आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से बताओ यहां हम लोग प्रकाश का आपतन कराएं तो ये प्रकाश से किरण आएगी। ठीक, अब आप मेरे को बताइए जब ये प्रकाश किरण आती है तो जहां आपतन बिंदु है वहां अभिलंब बनाएंगे हम लोग। तो अभिलंब कहां से आता है? केंद्र से। तो ये रहा केंद्र, अभिलंब। केंद्र से यहां से अभिलंब ले आओ एक। बोलो हाँ या ना। ये कौन है? अभिलंब। अभिलंब को अपन नॉर्मल से दिखाते हैं। तो जब ये प्रकाश किरण जितने कोण से आती है उतने कोण से उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तनीय घटना। तो बताओ प्रकाश किरण वापस किधर जाएगी? सर इस दिशा में जाएगी, जितने कोण से है उतने कोण से। तो बताओ ये कहां काटेगी? प्रतिच्छेद करेगी। यहां आगे तो मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। हम लोग क्या करेंगे? ये किधर से आती हुई दिख रही है हम लोग को? इधर से जाती हुई दिख रही है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर काटती है। जहां प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। और ये फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। अब एक बात देखो ध्यान से, ये जो फोकस आ रहा है इसका केंद्र आ रहा है, ये दर्पण के पीछे की साइड, दर्पण के पीछे की साइड मतलब पोलिस की तरफ है। तो पोलिस की तरफ आप क्या मानेंगे? आप तो आभासी मानेंगे ना उसको। तो आप मेरे को बताओ इसका जो फोकस होता है किसका? अवतल दर्पण का जो फोकस है वो वास्तविक है और उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो कैसा है? आभासी है। अब जो फोकस वास्तविक होगा उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और जो फोकस आभासी उसका प्रतिबिंब भी आभासी बनेगा। किसी एक स्थिति में चेंज होता है वो हम लोग आराम से सीख लेंगे। ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कौन? उत्तल दर्पण की विशेष बातें, ये था सॉरी अवतल दर्पण की विशेष बातें, और ये था आपके उत्तल दर्पण की विशेष बातें। एक बार आप इनको जरूर बनाएंगे। एक छोटी सी बात ध्यान से देखो, ये जो प्रकाश, ये जो दर्पण है ये आने वाली किरणों को एक जगह मिलाता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया था? अभिसारी दर्पण। और ये आने वाली किरण को फैला रहा है। देखो ये आई, इसने भगा दिया, यहां आएगी तो नीचे भगा देगा। अरे हाँ है ना। तो ये आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा अपसारी दर्पण और इसका नाम पड़ा अभिसारी दर्पण। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण कैसे होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला अगला। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप आराम से यहाँ तक स्क्रीन को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और हाँ विशेष बात, हम लोग यहाँ जो प्रतिबिंब सीखेंगे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। और आपको बता दूं मैं, ये जो दर्पण है या जो अपवर्तन परावर्तन है ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको 12th क्लास में साइंस में भी मिलेंगे आप लोगों को। बात समझ में आ गई? तो ये 12th क्लास का एक प्रकार से बेसिक भाग है और 10th क्लास में तो चल ही रहा है ये, और 12th का बेसिक भाग है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं 12th के, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आप लोगों को बहुत कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करेंगे, और आप अगर कंटिन्यू हमसे जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करेंगे। ओके बाय।